हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये है हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम 30 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं और वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। जो भी क्वेश्चन होगा उसके साथ जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे वो सभी आपको बताए जाएंगे। क्लास का टाइम है डेली शाम को 7 बजे, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल जॉब मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करने से आपका बेनिफिट ये है कि हमारी जो भी क्लास होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। क्लासेस का मैं आपको एक बार टाइम बता देता हूं। सुबह को 7 बजे होती है हमारी हिंदी की क्लास। सुबह को 9 बजे होती है रीजनिंग की क्लास। शाम को 7 बजे जीएस और शाम को 8 बजे होती है यूपी जीके की क्लास। डेली क्लासेस में आना है और क्लास को लास्ट तक अटेंड करना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए। और ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन और आपके परीक्षा में संभावित क्वेश्चन ही आपको कराए जाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल या फिर वन रक्षक, किसी भी परीक्षा में के लिए आप इसको अटेंड कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आउट ऑफ 38 आपका कितना स्कोर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस बीमारी को कोविड-19 का नाम किसने दिया। तो देखिए, कोरोना आजकल बहुत चल रहा है तो आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले क्यों ना कि कोरोना वायरस के नाम से ही बात कर ली जाए कि कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा है, तो रखा किसने है। WHO, UN, चीन या फिर UNDG। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारे जो भी काम होते हैं वो करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, पहला मामला अगर बात की जाए कि सबसे पहला मामला कोरोना को लेकर कहाँ देखा गया था, तो पॉइंट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस बीमारी का पहला मामला किस वर्ष और कहाँ पर देखा गया। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन कवर होते हैं कि देखा गया था सर्वप्रथम चीन में, और कब देखा गया था, तो सन 2019 में। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन कि कोविड की फुल फॉर्म क्या है, CO, BI और D से। तो CO से आ जाता है आपका कोक यानी कोरोना। तो CO से आ गया आपका कोरोना, क्योंकि हम कोविड नाम जो दिया गया है उसकी फुल फॉर्म देख रहे हैं कि किस हिसाब से रखा गया इसका नाम कोविड। अब आ जाता है आपका BI। CO से कोरोना, BI से हो जाता है आपका वायरस, बचा आपका D। तो D से आ जाता है आपका डिजीज़, और डिजीज़ होती है आपकी बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन है, ICC महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज़। तो यहाँ पर जो जीता गया है ICC महिला T20 विश्व कप, वो भी 2020 का, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने एक्स्ट्रा फैक्ट की कि इसके साथ इससे जुड़ी और क्या आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, T20 विश्व कप 2020 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार जीता है। अब से पूछ लिया जाएगा कि T20 विश्व कप 2020 कौन सी बारी का था, तो ये था 5वीं बार। अब बात कर ली जाती है आपकी कि किसको हरा कर जीता। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर T20 विश्व कप 2020 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला। बात की जा रही है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की। तो भारत का स्थान आपसे पूछा गया है 140, 156, 144 या फिर 102। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब
किस टीम ने फाइनल मैच में बंगाल को हराकर पहली बार यह खिताब जीता? अब देखिए, पहली बार जीता है तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए है आ जाता है आपका सौराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर चंडीगढ़। तो रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब सौराष्ट्र की टीम यानी ऑप्शन नंबर ए ने जीता। और दोस्तों, फाइनल मैच में बंगाल को हराकर, जैसे कि आपकी बात की जा रही है कि बंगाल को हराकर पहली बार जीता, तो जीता है किसने? सौराष्ट्र ने। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि किसको हराकर जीता, तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में ना दिया जाए। तो ये किसको जीता गया है? बंगाल को। तो बंगाल को हराकर जीता है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। आपका आ जाता है एक्स्ट्रा फैक्ट। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि रणजी ट्रॉफी का यह कौन सा संस्करण था, तो ये था 86वां संस्करण। 2019-20 86वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? अब देखिए, बहुत सारी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, लेकिन इन चार में से बताना है कि इन चार में से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। गंगा, गंगा तो गुजरती है, यमुना भी गुजरती है और रामगंगा भी गुजरती है। जब पहली तीनों नदियां हमको पक्का पता है कि तीनों नदियां गुजरती हैं, तो बचती है आपकी एक नदी यानी झेलम नदी। तो हमसे यही पूछा गया है कि कौन सी होकर नहीं गुजरती, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि झेलम नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बात की जा रही है संसद की, तो बताना है कि 3 ऑप्शन संसद से रिलेटेड सही हैं और एक ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, तो बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन। तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है, सही बात, लोकसभा निम्न सदन है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, तो तीनों के तीनों आपके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। अब बात कर ले जाए लास्ट ऑप्शन की कि राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, तो बिल्कुल गलत बात है, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। और ऑप्शन, सबसे पहली बात तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, दूसरी बात अगर करेगा भी तो राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे गलत ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपसे एक दिवस पूछा जा रहा है। तो अब आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में भी आपसे एक दिवस अवश्य पूछा जाएगा और आपको इसकी तैयारी कर लेनी है। तो बिना कहे भी आपको दिवस तैयार कर लेने हैं अपने। तो हमारा विज्ञान दिवस आता है 29 फरवरी, 28 फरवरी, 21 या फिर 24 फरवरी। तो जहाँ पर आएगा आपका 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अब आपको इसको याद कैसे रख सकते हो? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फरवरी में आता है लीप ईयर, अगर फरवरी में 29 दिन होते हैं तो वो हो जाता है आपका लीप वर्ष। और देखिए, विज्ञान में चमत्कार ही चमत्कार हैं, क्योंकि विज्ञान एक साइंस, यानी कि साइंस से बहुत सारे चमत्कार होते हैं। विज्ञान का दूसरा नाम ही चमत्कार है। तो वही बात यहाँ पर है कि लीप वर्ष भी एक चमत्कार जैसी चीज़ है, क्योंकि सभी मंथ्स की डेट फिक्स रहती हैं और जो आपकी फरवरी है इसकी बदलती रहती हैं। तो देखिए, 29 तो कभी कभी आती है, तो विज्ञान दिवस 29 को होगा नहीं, तो फिर कब हो सकता है? ये हो सकता है 28 को। तो यानी कि आप इसको याद रख सकते हो कि फरवरी का लास्ट एक अचंभे वाली चीज़ और विज्ञान भी क्या है? एक अचंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? डेंगू बुखार होता है मच्छरों से, मलेरिया होता है, फाइलेरियासिस होता है, या ये सारे के सारे होते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही आपने डेंगू बुखार और मलेरिया देखा होगा, आपको फट से समझ आ गया होगा कि जब 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो अगर आपको सी ऑप्शन नहीं भी पता है कि फाइलेरियासिस कैसा है, क्या होता है, किससे होता है,
तब भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो डेंगू बुखार होता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जो डेंगू बुखार है वो होता है आपका एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से आपका डेंगू बुखार होता है। तो फटाफट नोट कर लेना है कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से ही डेंगू बुखार फैलता है। अब बात कर ली जाए मलेरिया बुखार की, तो मलेरिया बुखार इसके लिए आएगा आपका मादा एनाफ्लीज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको नोट करने में आसानी होगी कि मादा एनाफ्लीज नामक जो मच्छर है, तो ये कैसा है, एक नर मच्छर होता है, एक मादा मच्छर होता है। मादा बोलते हैं फीमेल को। तो फीमेल मच्छर का नाम है एनाफ्लीज, जिसके काटने से होता है आपका मलेरिया रोग। बचता है आपका सी ऑप्शन। तो अगर बात कर ली जाए कि फाइलेरियसिस किस मच्छर के काटने से होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से। डेंगू बुखार एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से, मलेरिया बुखार मादा एनाफ्लीज के, और फाइलेरियसिस जो बुखार है ये होता है आपका क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से। तो आपको पता चल गया होगा कि ये सारे के सारे मच्छर के काटने से होते हैं, और ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा रोग किस मच्छर के काटने से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन में मज़ा भी आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। जितनी ज़्यादा लाइक्स होंगी उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और उतनी ही मेहनत के साथ और उतनी ही लगन के साथ आपके लिए डेली आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे यहाँ पर हम। टाइम आपको पता ही है, डेली शाम को 7 बजे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 38वीं समांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है। शायद हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, वो शायद आगे निकल गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है। तो किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, या इन सभी संसद का नाम पार्लियामेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे देशों की संसद का नाम पार्लियामेंट है, और हमारे देश की संसद का नाम संसद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, यूरेनियम, जस्ता, या फिर चांदी। तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 है आपका, बाकी के 2 ऑप्शन मैं अभी आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन है हमारा मौसमी घटनाएं, जो मौसम होता है हमारा परिवर्तित होता रहता है, कभी वर्षा ऋतु, कभी गर्मी, कभी सर्दियाँ। तो जो ये मौसमी घटनाएं होती हैं तो वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? बाह्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल, या फिर आयन मंडल। तो फटाफट आंसर करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, जो सबसे नीचे की परत होती है, उसको कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और क्षोभ मंडल में ही। तो दोस्तों क्षोभ मंडल में आपके मैं बता ही चुका हूँ सबसे निचली परत है, और यहाँ पर वर्षा, आंधी, तूफान, इस तरह की ये मौसमी जो घटनाएं हैं ये सारी की सारी कहाँ पर घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं आपको बता दूं एक सेकंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हवाई जहाज़ वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं। तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हवाई जहाज़ वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं? निकिल, कोबाल्ट, लेड, या फिर जिंक। तो किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। निकिल की अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए
हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है? भारत एवं पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया, या फिर जर्मनी एवं फ्रांस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बताना है कि भारत एवं पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो ये करती है आपकी रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा ही युद्ध का माहौल बना रहता है और इस तरह का माहौल होता है रेड अलर्ट, यानी कि कभी भी खतरा। तो उसी से याद कर सकते हो आप रेड क्लिफ। भारत और चीन की बात की जाए तो उसके बीच आती है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है, कि यानी कि कई सारे कंप्यूटर हैं और छोटा सा क्षेत्र है और कोई भी टेलीफोन का वायर नहीं है, तार नहीं है, फिर भी उनको जोड़ा जाता है, तो वो किस तरह से जोड़ा जाएगा और उसको क्या बोलेंगे? विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, जिसको बोलते हैं WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, मूल्य योजक नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, या सुदूर संचार नेटवर्क। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रफ़ी अहमद किदवई, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों को सिंचाई होती है, यानी किन राज्यों की सिंचाई होती है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, गुजरात, केरल और कर्नाटक, या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार। तो मैं आपको बता दूं, रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और बात की जाए अगर इस बांध की, तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में पिपरी के पास रिहंद नदी पर बनाया गया है। आपसे ज़िला भी पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। एक और क्वेश्चन आ जाता है इससे बहुत इम्पोर्टेंट, कि अगर बात कर ली जाए कि किन दो राज्यों की सीमा पर रिहंद बांध परियोजना है, तो ये मैं आपको बता दूं कि रिहंद बांध उत्तर प्रदेश प्लस, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और महाराष्ट्र तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक जेनेवा, वाशिंगटन DC, पेरिस, या फिर न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि आपसे पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है या कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन DC में। अब इससे क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है और वो क्वेश्चन है कि स्थापना वर्ष। अब देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक भी आपसे पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और महाराष्ट्र बैंक भी आपसे नाम ले सकता है, या फिर विकास बैंक। यही पूरा एक ही नाम है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और महाराष्ट्र तथा विकास बैंक। तो इसकी स्थापना आपको बतानी है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो ये की गई थी दोस्तों 1945 में, यानी कि 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी, अमृता प्रीतम, R.K. नारायण, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। नककटैया मेला कहाँ लगता है?
वाराणसी में, मथुरा, सीतापुर या फिर आगरा में। तो नख कटैया मेला लगता है आपका वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो कौन सा एसिड उत्पन्न होता है दूध के फटने पर? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताना है आपको कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। सिनेमा, साहित्य, खेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, आपने मूवीज़ में भी सुना होगा कि आपकी एक्टिंग तो ऑस्कर पाने लायक है, कि या फिर जब आपका कोई फिनाले होता है, आपने शोज़ भी देखे होंगे कि ऑस्कर अवार्ड गोज़ टू किसी हीरो का नाम लिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो जननी सुरक्षा योजना है कि 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुई, यह बीपीएल महिलाओं हेतु संचालित योजना है, यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है, या ये सारे के सारे करेक्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो जननी सुरक्षा योजना है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2005 से हुई थी, और यह एक बीपीएल महिलाओं के लिए चालू की गई योजना है। जो भी बीपीएल वाली महिलाएं हैं, जिनके पास भी बीपीएल कार्ड है, उनको ये योजना मिलेगी। और ये योजना का लाभ कौन लेंगे? जो पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान, जो पहले 2 जीवित प्रसव होंगे उन्हीं को ये मिलेगी। और दूसरी शर्त है कि बीपीएल का कार्ड भी होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जननी सुरक्षा योजना को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा कि जिस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है वो है आपका प्राथमिक सेक्टर। अगर हम बात करें कि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो व्यवसाय की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, प्राथमिक सेक्टर में सबसे पहले आएगा आपका कृषि, नंबर 2 पर आ जाता है आपका खनन बात करें, और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका पशुपालन। और इसी तरह से जो भी किसानों से रिलेटेड होते हैं, कृषि करना, खनन करना, पशु पालना, और भी प्रकार के आपके आ जाते हैं प्राथमिक सेक्टर में। अगर हम बात करें कि कृषि कार्यों में भारत की कितनी जनसंख्या लगी है, तो भारत की 58% जनसंख्या कृषि करती है, यानी कि 50% से ऊपर और 60% से नीचे। आप इसको 55 से 60% भी इसको बोल सकते हो। कहीं कहीं आपको 55 देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको 60, लेकिन जो एक्यूरेट है वो है आपका एग्जैक्ट बिल्कुल 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? महाभारत, रामायण या फिर जातक कथाएं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, अजंता की चित्रकारी में जातक कथाएं चित्रित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जातक कथाएं किससे रिलेटेड हैं? तो जातक कथाएं हैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। अब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हैं, तो महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से, जो कौन सी घटना है जिसमें जिसका वर्णन जातक कथाओं में है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? सिंचाई, मत्स्य उद्योग यानी फिशिंग से, कृषि या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 मत्स्य उद्योग यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति
मछली पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? जापान, सिंगापुर, रंगून या फिर बर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होने वाला है दोस्तों सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर ली जाए कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना वर्ष क्या है, कि कब आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी? ये की थी दोस्तों 1943 में। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन या फिर स्टाइटीन? तो बताना है आपको कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। बताना है आपको कि भारतीय जनांकिकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष है 1901, 1921, 1941 या फिर 1951? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय जनांकिकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका 1921, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? लोहा, चांदी, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक यानी सर्वोत्तम चालक या सुचालक आप बोल सकते हो, तो सबसे अच्छा है चांदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? तो राजस्थान की बात की जा रही है, वो भी पंचायती राज प्रणाली की, कि राजस्थान में किस वर्ष किया गया पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ? 1956, 1959, 1951 या फिर 1948? तो कब किया गया था? फटाफट से अपना आंसर कीजिए। 1959। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है? पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? तो पुर्तगाल की राजधानी बतानी है आपको। तो सबसे पहले आ जाती है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। लाइन से बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रोमानिया। तो रोमानिया की राजधानी बतानी है आपको। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं स्पेन की। तो अगर हम स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन की राजधानी है दोस्तों मैड्रिड। अब मैं आपको बता दूं, एक सीरीज़ है मनी हेस्ट, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा चल रही है, और वो है पूरी की पूरी चोरी पर, यानी कि वो एक चोरी करते हैं और पूरी सीरीज चोरी पर ही डिपेंड है। लेकिन उसका भी एक मोटिव है, जैसे आपका है जॉब पाना, तो आप मूवी भी देखते होंगे और मूवी वो बहुत अच्छी मूवी है। और देखिए वहाँ पर भी अगर आप उसको देखते हो ध्यान से तो वो बोलते हैं कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो ये बात मैंने इसीलिए बताई है कि वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हमारे मूवीज़ से भी कवर हो जाते हैं अगर आप उस पर गौर देते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस चीज़ को भी देखो वहाँ से अपने क्वेश्चन उठा लो। बचता है आपका लास्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? पुरी, द्वारिका, हरिद्वार या फिर उज्जैन में? तो रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होता है दोस्तों उड़ीसा, पुरी में। प्रतिवर्ष जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, उसी को कहते हैं रथ यात्रा महोत्सव। भगवान जी का भी आपको पता चल गया कि किस भगवान की रथ यात्रा होती है, तो ये होती है जगन्नाथ भगवान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। बताना है आपको कि साइबर क्राइम
जो साइबर गतिविधियां होती हैं, तो साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता है? साइबर आतंकवाद, साइबर छल, फिशिंग या फिर इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए ये आपका साइबर आतंकवाद के ही अंतर्गत रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो फटाफट से आंसर कीजिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। संविधान के अनुच्छेद 279A के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? अब देखिए आपको ये भी पता चल गया कि जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपसे इसलिए इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 279 का ए। अब हमको बात करनी है कि गठनकर्ता कौन है। अगर बात की जाए गठनकर्ता की या गठन करने वाले की, तो वो करता है आपका राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अब आपको पता है कि लाइक करने से कोई इनकम नहीं होती है, लाइक करने से मिलता है मोटिवेशन। इनकम हमारी वही है अगर एग्ज़ाम डेट आती है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की और हमसे पढ़कर अगर आप हो जाते हो सिलेक्ट, जो कि हम दिलाते हैं आपको 100% सिलेक्शन का वादा, तो आप होएंगे भी ज़रूर। आपको पता है कि किस लेवल की आपको तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों वही हमारी सबसे बड़ी इनकम होगी, उससे पहले हमारी कोई इनकम नहीं। तो बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई। अब आपको लग रहा होगा कि दिया सलाई क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिया सलाई बोलते हैं माचिस। माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र। तो उत्तर प्रदेश में बताना है कि माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र मुरादाबाद, बरेली, मिर्ज़ापुर या फिर दोस्तों सहारनपुर। तो मैं आपको बता दूं कि दिया सलाई का प्रमुख उद्योग है आपका बरेली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम अपने मुरादाबाद यूपी 21 की, तो मुरादाबाद दोस्तों ये जाना जाता है पीतल उद्योग के लिए, इसको पीतल नगरी भी बोला जाता है। अगर बात करें हम मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर जाना जाता है दोस्तों खनन उद्योग के लिए। और अगर हम बात करते हैं सहारनपुर की, तो सहारन जाना जाता है कागज़ उद्योग के लिए। तो यहाँ से हमने अपने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं यूपी जीके के। यूपी जीके के मैंने आपको 500 क्वेश्चन कराए थे और 500 क्वेश्चन वे सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे। और मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में कब पूछा गया है। तो फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं यूपी जीके वाली, 10 वीडियो हैं, 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर किए थे। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपके किसी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन यूपी जीके से पूछे जाने वाले हैं, तो 5 क्वेश्चन इन्हीं 500 क्वेश्चन में से आएंगे। 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, पूरे दावे के बाद बोल सकता हूं, 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन इन्हीं 500 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यकीन मानिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। फटाफट जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ मैं, 50 क्वेश्चन ही कराए हैं। यहाँ पर जीएस के भी 38 क्वेश्चन ही कराता हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँगा तो आप पर लोड पड़ेगा और प्रेशर में अगर आप पढ़ते हो तो फिर कुछ याद नहीं कर पाओगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु जो संचालित यानी कि स्टार्ट की गई है वुमेन पावर लाइन सेवा, तो बताना है कि इसका टोल फ्री नंबर कौन सा है। 1090, 1050, 1112 या फिर 1331। तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता के लिए वुमेन पावर लाइन सेवा स्टार्ट की गई है, तो उसका टोल फ्री नंबर है दोस्तों 1090, या आप इसको 1090 भी बोल सकते हो। अगर बात की जाए कि इसका प्रारंभ
क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछ लेगा कि वुमेन पावर लाइन सेवा की शुरुआत कब की गई, इसका प्रारंभ कब किया गया। तो मैं आपको बता दूं, ये किया गया था दोस्तों 15 नवंबर 2012। कब किया गया था? 15 नवंबर 2012 को। और ये महिलाओं के लिए ही है, जो महिलाओं के प्रति अपराध या शोषण वगैरह के लिए है, उनकी रोकथाम के लिए 1090 पर कॉल कीजिए और तुरंत सेवा पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38। और देखिए नीचे आंसर की दी गई है और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट से वीडियो को जा कर के लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन में जौन सा भी क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाला क्वेश्चन सबसे बेस्ट था। और इसकी पीडीएफ की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। किसी भी क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर वो अपने साथियों से के साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर आप खुद स्वयं भी मैसेज कर सकते हो, कोई प्राइवेसी लगी हुई नहीं है। वहाँ पर जा कर के आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी अपडेट्स हैं आप उनसे ले सकते हो। तो जो भी आपकी गतिविधि चलती है, जो भी नया कदम उठाने की कोशिश चलती है, वहाँ पर आपको सूचित कर दिया जाता है। तो चलिए फटाफट लास्ट आंसर दे दीजिए और जा कर के ज्वाइन कर लेना है वीडियो के बाद में। क्लास को लास्ट तक देखना है। तो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान या नेपाल? तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। और आपसे यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी किस देश का है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूटान। बात कर लेते हैं अपने बाकी के ऑप्शन की कि सबसे पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का है दोस्तों कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। बात करते हैं म्यांमार की। अगर बात हम म्यांमार की करें कि म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता होगा, आपने सुना होगा बेसबॉल, लेकिन यहाँ पर होता है आपका म्यांमार का केन बॉल, जिसको चिनलोन भी कहा जाता है। और लास्ट ऑप्शन आता है आपका नेपाल, और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 38 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।